नमस्कार, मैं लक्ष्मण सिंह। स्वागत है आपका दिशा अकेडमी वायरलेस पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं 11th क्लास में जो दो सदस्यों का अदिश गुणनफल। तो इसको समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए दो अदिश हैं, ठीक, वेक्टर ए और वेक्टर बी मान लीजिए, ठीक। पहले तो इसकी डेफिनेशन समझ लीजिए, फिर उसके बाद की बात करेंगे। तो इसकी दो सदिशों का अदिश गुणनफल एक अदिश राशि है जो उन सदिशों के परिमाणों तथा उनके बीच बने कोण की कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हम मान लेते हैं कि दो सदिश जो है, मान लीजिए माना दो सदिशों वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के बीच कोण जो है, हमने मान लिया थीटा कोण है इनके बीच में। ठीक है, मान लीजिए एक ये है और एक ये है। ठीक है, अब इनके बीच में जो कोण है वो थीटा है। ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। ठीक है, अब इनके बीच में जो कोण है वो थीटा कोण है। ठीक है, इनके बीच में जो कोण है वो कौन सा कोण है? थीटा कोण है। ओके, तब इनका यानी कि इनके बीच थीटा कोण है, तब इनका जो अदिश गुणन होगा वो हम कैसे लिखेंगे? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू, अब देखिए वेक्टर ए वेक्टर बी, वेक्टर ए का जो परिमाण है वो हमारा क्या है? ए। ठीक है, वेक्टर बी का परिमाण क्या है? बी। और यहां आधार और कर्ण है। ठीक है, आधार और कर्ण है। तो आधार और कर्ण किसका होता है? कोस का। अभी हमने बताया कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है। तो कोस थीटा, कोण जो है वो हमारा थीटा है। ठीक, तो इस तरह से इसको लिख सकते हैं और यहाँ पर डॉट का चिन्ह लगाएंगे, वही है अदिश अथवा बिंदु गुणन। तो ये बिंदु लगा दिया जाता है, इससे हमें पता चल जाता है कि ये हमारी कैसी राशि है? अदिश राशि है। तो जहां वेक्टर, यहां लिख लीजिए, जहां वेक्टर ए का परिमाण बराबर ए, वेक्टर बी का परिमाण बराबर बी, ए बी कॉस। ठीक है, ये क्या है? हमारी अदिश राशि है। ठीक, अदिश राशि, ठीक है। हमने अभी यही बताया था कि दो सदिशों का अदिश गुणनफल एक अदिश राशि होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दो सदिशों का जो अदिश गुणनफल है वो हमारा अदिश, यानी कि ये राशि कैसी है? अदिश राशि है। ये वाली जो है राशि वो कैसी राशि है? अदिश राशि है। चूंकि बी कॉस थीटा जो है सदिश वेक्टर बी, ठीक है, बी का सदिश वेक्टर ए की दिशा में क्या है? ये घटक है। ठीक है, घटक है। तो चलिए आगे हम इसके एग्जाम्पल से समझते हैं। तो चलिए अब हम इसको फॉर एग्जाम्पल से अब हम समझते हैं, जो हमने अभी इसको मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या कह रहा है? माना किसी पिंड पर जो कि क्षैतिज तल पर चलने के लिए स्वतंत्र है। ठीक, क्षैतिज से थीटा कोण बनाते हुए बल वेक्टर F लगाया जाता है। ठीक है, यदि इस बल के द्वारा पिंड में विस्थापन क्या उत्पन्न हो? वेक्टर S उत्पन्न हो जाए। ठीक है, तब बल द्वारा किया गया कार्य हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो था वो वेक्टर F है। ठीक, और ये जो लग रहा है, ठीक, मान लीजिए ये एक पिंड है और इस क्षैतिज तल पर यानी कि चलने के लिए स्वतंत्र है। मान लीजिए पृथ्वी पर रख दिया गया ये। ठीक, अब उसको आगे और पीछे खिसकाने के लिए स्वतंत्र है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए
मैं बात करूं इसकी, ठीक। तो ये मान लीजिए ये आपका पिंड है, ठीक है। तो ये क्षैतिज तल पर चलने के लिए स्वतंत्र है, ठीक। यानी कि ये क्षैतिज तल पर चलने के लिए स्वतंत्र है, इस तरह से मान लीजिए, ठीक है। अब इसको रख दिया हमने यहां पर, ओके। ये रख दिया, ये रखा हुआ है आपका पिंड, ठीक है। ऐसे रखिए, ऐसे पता लगेगा थोड़ा, ठीक। अब क्या हुआ, इसको हमने बल लगाकर आगे की तरफ खिसका दिया, ठीक है। आगे की तरफ खिसका दिया। तो हमने जो बल लगाया वेक्टर एफ था, यानी कि उसका परिमाण एफ होगा, ठीक। और जो बल हमने लगाया था उसके और इसके, हमने बल नीचे से नहीं यहां से लगाया था। देखिए हम कहां से बल लगा रहे हैं, यहां से बल लगा रहे हैं, ठीक। अब इसके और ये क्षैतिज है, इसमें जो बल लग रहा है इसके बीच, ठीक है, के बीच में जो कोण बन रहा है वो क्या बन रहा है, थीटा कोण बन रहा है, ठीक। और ये एफ कॉस थीटा इसके, यानी कि ये इसका घटक हो जाएगा, ठीक। और इसने दूरी कितनी तय की है, मान लीजिए एस जो है उसमें विस्थापन जो हुआ है वो हमारा वेक्टर एस है, ठीक। तो अब हम देखेंगे इसमें जो किया गया कार्य है वो उसको देखेंगे। तो हम W इक्वल टू एफ कॉस थीटा और यहां एस, ठीक है। अब इसको हम लिख सकते हैं एफ एस कॉस थीटा, ठीक। इसको हम समीकरण 1 डाल दें, समीकरण 1 डाल दीजिए। और कोस थीटा है, ठीक है, वेक्टर जो एफ कोस थीटा है वो हमारा विस्थापन की दिशा में घटक है, ठीक। यानी कि वेक्टर नहीं, एफ कॉस थीटा जो है वो विस्थापन की दिशा में घटक है। के अनुसार हम देखेंगे, परिभाषा के अनुसार, ठीक है। परिभाषा क्या है, बल वेक्टर एफ जो है विस्थापन वेक्टर एस जो है, ठीक है, का अदिश गुणनफल है, गुणनफल है, ठीक है। तो अदिश गुणनफल है, तो यहां वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, एफ और एस कॉस थीटा, इसको हम समीकरण 2 डाल देंगे, ठीक है। तो अब हम देखें समीकरण 1 व 2 से, देखिए एफ एस कॉस थीटा यहां दिया है, एफ एस कॉस थीटा यहां भी दिया है, तो इसका मान ये यहां पर रख दीजिए, यानी कि इसका मान ये है तो यहां हम रख देंगे, ठीक है। तो यहां हमारा हो जाएगा W इक्वल टू, यहां लिख दीजिए समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। तो अब यहां हो जाएगा, यानी कि वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस, ठीक है, ये होगा ये, ठीक, ओके। अब देखिए अगर वेक्टर जो एफ है, ठीक है, और वेक्टर एस दोनों एक ही दिशा में हो, मान लीजिए हमारा बल इधर को है, ठीक है, और एस यानी वेक्टर एफ और वेक्टर एस दोनों एक ही दिशा में है, तो इनके बीच में, दोनों के बीच में जो कोण बन रहा है वो क्या हो जाएगा, यानी कि थीटा बराबर 0 हो जाएगा। तो यहां हम देखेंगे, यदि ऐसे लिखिए, यदि वेक्टर एफ तथा वेक्टर एस दोनों एक ही दिशा में हो तब, ठीक है, तब क्या होगा, देखिए W बराबर क्या है, वेक्टर एस डॉट वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस इक्वल टू
किसके बराबर है, एफ एस कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, तब थीटा बराबर क्या होगा, 0 होगा, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा एफ एस कॉस 0, तो यहाँ पर हो जाएगा केवल एफ एस, ठीक है। तो यहाँ W बराबर जो किया गया कार्य क्या होगा, एफ एस के बराबर होगा, ठीक, ये होगा। देखिए अब यानी कि इस दशा में क्या होगा, जो कार्य है वो अधिक होगा, ठीक। अब हम देखेंगे, मान लीजिए कोई करता है, ठीक है, कोई करता है और उसकी कार्य क्षमता P उसके कार्य करने की दर होती है। तो यहाँ W इक्वल टू, हमें पता है कि W इक्वल टू वेक्टर F डॉट वेक्टर S। अब इसका हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो अवकलन W अपॉन में dt इक्वल टू, हम इसका तो करेंगे नहीं, बल का नहीं करेंगे, S का होगा, दूरी का होता है, ठीक है। तो दूरी का होगा ds वेक्टर S अपॉन में dt, ठीक है। यानी कि W किया गया कार्य क्या होता है, यानी P बराबर होता है W अपॉन में T। तो यहाँ करेंगे हम P इक्वल टू वेक्टर F डॉट वेक्टर B, ठीक है। अब ये क्यों होगा, कैसे होगा, ठीक। यहाँ देखिए dW अपॉन में dt बराबर होता है P, पता है ना, क्षमता बराबर किया गया कार्य बटे में समय, ठीक है। और चूंकि करके लिख लीजिए, और ds अपॉन में dt यानी वेक्टर लीजिए, ठीक है। तो यहां होगा वेक्टर B, क्योंकि दूरी बटे में समय किसका होता है, चाल, ठीक है। तो यहां पर वेग जो है विस्थापन बटे समय है, ठीक। तो ये हो जाएगा इसका। अब चलिए देखिए, किसी तल से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई एक समान चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर B समान रूप से तथा उस तल के क्षेत्रफल वेक्टर A के अदिश गुणनफल के बराबर होती है, ठीक है। तो नंबर 3 में हम, ये तो 2 था, ठीक है, ये पहले में हो गया, मान लीजिए ये फर्स्ट में हो गया, ये सेकंड में। अब तीसरे में ये जो हमने बताया है उसको देखें। यहाँ पर क्या होगा, फाई इक्वल टू होगा यानी कि वेक्टर B डॉट वेक्टर A, ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स है वो, चुंबकीय फ्लक्स बराबर वेक्टर B डॉट वेक्टर A, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्रफल के गुणनफल के बराबर होता है। अब देखिए इसका तीसरा हो गया। चौथा देखिए, किसी तार में प्रवाहित धारा I तार के किसी बिंदु पर धारा घनत्व वेक्टर J तथा तार के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल वेक्टर A अदिश गुणनफल के बराबर होता है। तब इसको हम देखिए कैसे लिखेंगे, I जो है वो वेक्टर J तथा क्षेत्रफल वेक्टर A के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। अदिश गुणनफल तो पता ही चल चुका होगा कि जब डॉट लगा दिया जाता है तो हमारा अदिश गुणन होता है, ठीक है। सदिश गुणन इसके बाद हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये सदिश गुणन के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे। अब अदिश गुणन के गुण देख लीजिए। तो दो सदिशों का जो अदिश गुणन है वो धनात्मक, शून्य या ऋणात्मक हो सकता है। नंबर 1 देखें, जब थीटा न्यून कोण हो, ठीक है। यहां देख लीजिए, इसको हटा दीजिए। नंबर 1, जब थीटा न्यून कोण यानी कि न्यून कोण क्या है, जो थीटा है वो 90 से छोटा हो, ठीक है। थीटा जो है 90 से छोटा हो, तब
कोस थीटा जो है वो कैसा होगा, धनात्मक होगा, ठीक है, धनात्मक होगा। तब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी भी हमारा कैसा होगा, धनात्मक होगा, ठीक है, धनात्मक होगा। बी देखिए, जब यानी कि थीटा जो है वो समकोण हो, जब थीटा समकोण, ठीक है, यानी कि बराबर 90 के, तब कॉस थीटा शून्य होगा, शून्य है, ठीक है। तब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या होगा, शून्य होगा, ठीक है, कैसा होगा, शून्य होगा। नंबर सी देखें, नंबर सी में कह रहा है जब थीटा अधिक कोण हो, ठीक है, जब थीटा अधिक कोण हो, कोण हो, ठीक है, अधिक कोण हो यानी कि 90 से बड़ा हो, ठीक है, अधिक कोण जो होता है वो 90 से ऊपर होता है। तो हमारा cos थीटा जो है वो क्या होगा, ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक होगा, ठीक है, ऋणात्मक है। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी भी कैसा होगा, ऋणात्मक होगा, ठीक है, ठीक, तो ये भी ऋणात्मक होगा। इसको देखिए, नंबर अभी हमने जो बताए थे वो नंबर 1 तक हो गया, ठीक है, नंबर 1 का था। अब हम ये देखेंगे दूसरा नियम, अदिश गुणन जो है, गुणनफल है क्रम प्रमेय नियम का पालन करता है। तो यहाँ देखिए, मान लीजिए यानी कि सदिश एक वेक्टर ए है और एक सदिश वेक्टर बी है, ठीक है, तो वेक्टर ए वेक्टर बी का गुणनफल वही होता है जो वेक्टर बी और वेक्टर ए का होता है। तो मान लीजिए हमने किया वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू बी डॉट वेक्टर ए, ठीक है, तो हम पहले इससे चलेंगे। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या होगा, ए और बी है तो आधार और कर्ण है, कॉस थीटा होगा ए बी कॉस थीटा, इसको समीकरण 1 डाल दीजिए, ठीक है। अब हम चलेंगे वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, ठीक है, बराबर, तो यहां हमारा देखिए बी और ए है, ठीक, तो इसके लिए अब देखिए यहां पर जो है थीटा हो गया, इसके लिए बाहर के लिए हम तक, अब यानी कि कर्ण और आधार है, इसको हम कैसे लिखेंगे, यानी कि ए बी इसको हम लिखेंगे बी ए कॉस 360 माइनस थीटा, ठीक है, ये बाहर के लिए है तो ये हमारा आधार हो गया और ये हमारा कर्ण हो गया, ये बाहर के लिए, और इसके लिए जब लेते हैं इस वाले थीटा के लिए ये अंदर के लिए था, ठीक। तो अब हम देखें, इसको समीकरण 2 डाल दीजिए, ठीक है, यहां हम लिख लेंगे यह कॉस थीटा बराबर कॉस 360 माइनस थीटा, ठीक है, 360 माइनस थीटा, ये दोनों बराबर होंगे, ठीक। तब यहां लिख लीजिए, जहां अब वेक्टर बी व वेक्टर ए के बीच वामावर्त, ठीक है, ये वाला वामावर्त कोण है,
ठीक, वामावर्त कोण। परंतु ए बी बराबर होता है हमारा बी ए, एक ही बात है, इसको बोलते हैं हम अदिश परिमाण, अदिश परिमाण। ओके, समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 व 2 से हम देखेंगे कि हमारा देखिए ए बी बराबर बी ए, ठीक, तो यहाँ बी ए की जगह पर ए बी हो जाएगा हमारा, ठीक है, तो यहाँ ए बी रख सकते हैं और कॉस 360 माइनस थीटा की जगह पर कॉस थीटा रख सकते हैं, ठीक, तो इसकी जगह पर यानी कि ये हम पूरा रख सकते हैं। ध्यान दीजिए, देखिए इसकी जगह पर ये रखा है, ठीक, इसकी जगह पर ये रखा है, ठीक है, तो यहाँ ये वाला जो है, ध्यान दीजिए बी ए है, तो बी ए बराबर हमारा कितना लिखा हुआ है, ए बी लिखा हुआ है, ठीक, कॉस 360 माइनस थीटा की जगह पर कितना लिखा हुआ है, कॉस थीटा लिखा हुआ है, तो ये जो चीज है वो इसके बराबर है, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ठीक है, बराबर इसको हम करेंगे वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, ठीक, ये हो गया हमारा, तो यही हमें सिद्ध यहाँ पर करके दिखाना था। अब हम देखते हैं अदिश गुणन वितरण नियम का जो पालन करता है उसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा है अदिश गुणनफल वितरण नियम का पालन करता है, ठीक, तो यहाँ पर हमने फिगर बनाया हुआ है ओ ए, ठीक है, वेक्टर ये जो है वेक्टर ए है, ये है वेक्टर बी प्लस सी है, ठीक, और ये वेक्टर जो है वो हमारा ए है, सॉरी वेक्टर बी है, ठीक, और ये जो वेक्टर दिख रहा है वो वेक्टर हमारा सी है, ठीक है, तो यहां हम पहले देखते हैं कि देखिए ओ पी, ठीक है, पी क्यू और ओ क्यू, ध्यान दीजिए ओ पी का मतलब थोड़ी देर के लिए पी को यहां रख लीजिए और क्यू को यहां रख लीजिए, ठीक है, तो ओ पी यानी ओ पी किसका, वेक्टर बी का है, पी क्यू किसका है, वेक्टर सी का है, ओ क्यू किसका है, वेक्टर बी प्लस सी यानी वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का है, ठीक है, तो चलिए अब हम इसको देखते हैं, ओपी कॉमा पी क्यू तथा ओ और क्यू, ठीक है, क्रमशः सदिशों ठीक है, तो यहां देखिए ओपी जो है वो किसका है, वेक्टर बी का है, ठीक है, तो यहां हम लिख सकते हैं वेक्टर बी कॉमा पी क्यू जो है वेक्टर पी और क्यू है वेक्टर सी, यहां वेक्टर सी, और ओ क्यू वेक्टर व वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, ठीक है, वेक्टर सी के सदिश वेक्टर ए की दिशा के घटक हैं, ठीक है, घटक हैं। अब हम देखेंगे किससे देखेंगे, यहाँ ओ पी क्यू, इससे मान लीजिए अब ये जो है हमारा 90 डिग्री का बनेगा, ठीक है, ऊपर वाला जो कोण है वो 90 डिग्री का बनेगा और ये वाला जो रेखा है वो हमारी कर्ण कहलाएगी, और यानी कि ओ क्यू रेखा कर्ण कहलाएगी, ओपी रेखा हमारी क्या कहलाएगी, ओपी रेखा जो है मान लीजिए ये है ओपी, ठीक है, तो ओपी रेखा क्या कहलाएगी, यानी ओपी रेखा आधार या लंब, पी क्यू रेखा हमारी क्या कहलाएगी, आधार या लंब, ठीक है, कोण के हिसाब से हम आधार और लंब रखेंगे, लेकिन यहाँ पर अभी कोई कोण नहीं बना है तो इसको हम लंब भी कह सकते हैं, आधार भी कह सकते हैं, पी क्यू को हम लंब भी कह सकते हैं और आधार भी कह सकते हैं। तो यहाँ देखें यानी कि ओ क्यू
बराबर ओ क्यू बराबर होगा, ओ क्यू बराबर किसके होगा, ओपी प्लस पी क्यू के बराबर होगा। ठीक है, ओपी प्लस पी क्यू के बराबर होगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट और भी लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो तब तक हमारे साथ बने रहिए। और जो हमारे चैनल पे नए हैं और जिन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। ठीक, तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।